नमस्कार। अच्छा, 12वीं के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत का ये तीसरा चैप्टर आज हम करेंगे। चैप्टर का नाम है जनसंख्या संगठन। जनसंख्या संगठन को जनांकीय संरचना भी कहते हैं। जनसंख्या संगठन उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सकती है और जो समूहों में अंतर स्पष्ट करने में सहायक होते हैं। जनसंख्या संगठन के मुख्य घटक हैं आयु, लिंग, साक्षरता, आवास। मतलब जनसंख्या के जो मुख्य संगठन जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है उसमें आयु संगठन, लिंग संगठन, साक्षरता, आवास का स्थान आदि। ये घटक विकास की भावी योजना को निश्चित करने में सहायक होते हैं। तो इनके द्वारा ही हम किसी भी देश की जो भावी योजनाएं होती हैं इनके अनुसार ही हम कर सकते हैं। तो किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है। लोगों को आयु, लिंग तथा उनके निवास स्थान के आधार पर पृथक किया जा सकता है। जनसंख्या को पृथक करने वाली कुछ अन्य विशेषताएं हैं, जैसे व्यवसाय है, शिक्षा है और जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब होता है कि जीवन जीने की जो उम्र होती है उसकी, या किस तरह से उसकी लाइफ स्टाइल होती है, उसको जीवन प्रत्याशा में लिखते हैं हम लोग। लिंग संगठन, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या किसी देश की महत्वपूर्ण जनांकीय विशेषता होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। तो लिंग अनुपात का सीधा संबंध जनसंख्या में जो स्त्री और पुरुष की अनुपात होता है उसको लिंग संगठन कहा जाता है या लिंग अनुपात कहा जाता है। कुछ देशों में यह निम्न सूत्र द्वारा परिकलित किया जाता है। तो उसमें कुल पुरुष की जनसंख्या बटे में स्त्री जनसंख्या गुणे में 1000 करने पर, तो अथवा प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या। तो भारत में इस सूत्र का प्रयोग कर लिंग अनुपात ज्ञात किया जाता है। इसमें स्त्रियों की जनसंख्या बटे पुरुषों की जनसंख्या गुणे में 1000 अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है यह भारत में देखा जाता है। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन प्रदेशों में लिंग भेदभाव अनियंत्रित होता है वहाँ लिंग अनुपात निश्चित रूप से स्त्रियों के प्रतिकूल होता है। तो जहाँ पर जिन प्रदेशों में या जिन देशों में देखा जाता है कि अधिकतर स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जाता है तो वहाँ पर प्रतिकूल होता है। वहाँ पर कन्या भ्रूण हत्या भी होती है, शिशु हत्या भी कर दी जाती है, घरेलू हिंसा भी होती है। तो इसका एक कारण इस क्षेत्र में स्त्रियों को सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना हो सकता है। अगर स्त्रियां शिक्षित नहीं होंगी, पढ़ी लिखी नहीं होंगी और अपने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगी तो उनको भी घरेलू हिंसा या किसी भी प्रकार की प्रताड़ना का सामना करना पड़ता है। आपको स्मरण होना चाहिए कि जनसंख्या में अधिक स्त्रियों के होने का अर्थ यह नहीं है कि उनका स्तर बेहतर है। यह भी हो सकता है कि पुरुष रोजगार के लिए अन्य क्षेत्रों में प्रवास कर गए हों। तो अधिकतर गाँव में इसी तरह से होता है कि गाँव में जो पुरुष होते हैं वो शहरों में चले जाते हैं और शहरों में जाकर रहने लग जाते हैं और स्त्रियां घर पर ही रहती हैं, जिस कारण से लिंग अनुपात भी बदल जाता है। प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक हानि, स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में जैविक लाभ प्राप्त है क्योंकि वे पुरुषों की तुलना में अधिक स्थिति स्थापक होती हैं। फिर भी यह लाभ उन सामाजिक हानियों व भेदभाव द्वारा जिन्हें वे अनुभव करती है समाप्त हो जाता है। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 990 स्त्रियां हैं। तो इस पॉइंट को सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात है वो है 1000 पुरुष पर 990 स्त्रियां। विश्व में उच्च लिंग अनुपात लेटविया में दर्ज किया गया है। यह भी एक नंबर क्वेश्चन में आता है कि जो विश्व का सबसे ऊंचा लिंग अनुपात कहाँ पर है, तो वह है लेटविया में। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 1187 स्त्रियाँ हैं। इसके विपरीत निम्न लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज किया गया है, जहाँ प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 468 स्त्रियाँ हैं। तो ये दोनों पॉइंट भी बच्चे सभी याद रखेंगे। एक तो जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिंग अनुपात कहाँ पर है वो लेटविया में है, इसका है 1187 स्त्रियाँ 1000 पुरुषों पर, और सबसे कम है संयुक्त अरब अमीरात में जहाँ पर 468 स्त्रियाँ हैं 1000 पुरुष पर। लिंग अनुपात के विश्व प्रतिरूप से विश्व के विकसित प्रदेशों में कोई अलग अंतर नहीं दिखाई पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सूचीबद्ध 139 देशों में लिंग अनुपात स्त्रियों के लिए अनुकूल है। तो इस पॉइंट को भी याद रखना है कि 139 जो ऐसे देश है जहाँ पर लिंग अनुपात स्त्रियों के अनुकूल है, मतलब वहाँ पर स्त्रियाँ मतलब एक पुरुषों से ज़्यादा है, जबकि 72 देशों में यह उनके लिए प्रतिकूल है। तो यह भी एक नंबर क्वेश्चन आता है कि कौन कहाँ पर स्त्रियों की जनसंख्या प्रतिकूल है। तो 72 ऐसे देश हैं जहाँ पर जनसंख्या उनकी प्रतिकूल है। सामान्यतः एशिया में लिंग अनुपात निम्न है। चीन, भारत, सऊदी अरब, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जैसे देशों में लिंग अनुपात और भी निम्न है। दूसरी ओर रूस सहित
यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्पसंख्या में हैं। यूरोप के अनेक देशों में पुरुषों की कमी है। वहाँ स्त्रियों की बेहतर स्थिति तथा भूतकाल में विश्व के विभिन्न भागों में अत्यधिक पुरुष उत्प्रवास के कारण है। अगला है आयु संरचना। आयु संरचना विभिन्न आयु वर्गों में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। जनसंख्या संगठन का एक महत्वपूर्ण सूचक है, क्योंकि 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग के बीच जनसंख्या का बड़ा आकार एक विशाल कार्यशील जनसंख्या को इंगित करता है। तो यह भी एक नंबर के क्वेश्चन में आता है कि कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग कौन सा है। तो इसमें आंसर होता है 15 से 59 वर्ष के लोग। तो 15 से 59 वर्ष के जो अधिकतर लोग होते हैं वो यूथ होते हैं, यंग होते हैं, और उनमें कार्य करने की क्षमता ज़्यादा होती है, इसलिए ये कार्यशील जनसंख्या कहलाती है। और 60 वर्ष से जो अधिक हो तो बुजुर्ग का आ जाता है, वृद्ध जनसंख्या हो जाती है, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के लिए अधिक खर्च की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार युवा जनसंख्या के अनुपात का अर्थ है कि प्रदेश में जन्म दर ऊंची है, वह जनसंख्या युवा है। नेक्स्ट टॉपिक है आयु लिंग पिरामिड। जनसंख्या की आयु लिंग संरचना का अभिप्राय विभिन्न आयु वर्गों में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। जनसंख्या पिरामिड का प्रयोग जनसंख्या की आयु लिंग संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। जनसंख्या पिरामिड की आकृति जनसंख्या की विशेषताओं को परिलक्षित करती है। प्रत्येक आयु वर्ग में बायां भाग पुरुषों को प्रदर्शित करता है तथा दायां भाग स्त्रियों को प्रदर्शित करता है। तो ये एक आयु लिंग पिरामिड बना हुआ है 3.1, 3.2, 3.3 में। और ये किस तरह से आयु लिंग पिरामिड है, इसकी जानकारी सभी बच्चों को आवश्यक है, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपरों में आते हैं इसके। तो नंबर 1 पे है विस्तारित होती जनसंख्या। विस्तारित होती जनसंख्या में दिखाया गया है कि जो नीचे का भाग है वो चौड़ा है और ऊपर जाकर के वो सिकुड़ता हुआ चला गया है। तो नाइजीरिया, याद रखते हैं, नाइजीरिया का जो आयु लिंग पिरामिड है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि विस्तृत आकार वाला त्रिभुजाकार पिरामिड है, जो अल्प विकसित देशों का प्रतिरूपी है, जहाँ पे विकास बिल्कुल न्यूनतम है, जहाँ पे जन्म दर बहुत अधिक है, मृत्यु दर भी बहुत अधिक है, तो वहाँ पर इस तरह का पिरामिड पाया जाता है। इस पिरामिड में उच्च जन्म दर के कारण निम्न आयु वर्गों में विशाल जनसंख्या पाई जाती है। यदि आप बांग्लादेश और मैक्सिको के लिए पिरामिड की रचना करें तो वो भी ऐसे ही दिखाई देंगे। तो 3 देशों के नाम याद रखने हैं, नाइजीरिया, बांग्लादेश और मैक्सिको। ये विस्तारित होती जनसंख्या के प्रतिरूप है। स्थिर जनसंख्या। स्थिर जनसंख्या का सीधा सा अर्थ है कि जहाँ पे ना जनसंख्या बढ़ रही है ना वहाँ पे जनसंख्या घट रही है, क्योंकि वहाँ पे उच्च शिक्षा है, उच्च आर्थिक स्थिति है लोगों की। ऑस्ट्रेलिया का आयु लिंग पिरामिड घंटी के आकार का है, जो शीर्ष की ओर शुंडाकार हो जाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऑस्ट्रेलिया का जो आयु लिंग पिरामिड है वो किस आकार का है। तो इसका आंसर घंटी के आकार का। यह दर्शाता है कि जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान है। तो यहाँ पर जन्म दर भी समान है और मृत्यु दर भी समान है, जिसके परिणामस्वरूप जनसंख्या यहाँ पर क्या होती है, स्थिर हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इसमें ह्रासमान जनसंख्या। ह्रासमान जनसंख्या में क्या हो रहा है कि यहाँ पर जनसंख्या घट रही है। तो जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और शुंडाकार शीर्ष निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। इन देशों में जनसंख्या वृद्धि शून्य अथवा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ पर जनसंख्या जो वृद्धि है वो या तो 0 है या एकदम नीचे की ओर जा रही है, ऋणात्मक जा रही है। तो क्वेश्चन ये आता है कि ह्रासमान जनसंख्या का उदाहरण दीजिए। तो आंसर इसका क्या है, जापान। इस बॉक्स को देखेंगे, वृद्ध होती जनसंख्या। जनसंख्या का वृद्ध होना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बुजुर्ग जनसंख्या का हिस्सा अनुपात की दृष्टि से बड़ा हो जाता है। यह 20वीं शताब्दी की नई परिघटना है। विश्व के अधिकांश विकसित देशों में उच्च आयु वर्गों में बढ़ी हुई जीवन प्रत्याशा के कारण जनसंख्या बढ़ गई है। जन्म दरों में ह्रास के साथ जनसंख्या में बच्चों का अनुपात घट गया है। तो इसका मतलब यह है कि जो वृद्ध होती जनसंख्या वो वहीं पर पाई जाती है जहाँ पर अच्छी चिकित्सा सुविधाएँ होती हैं, और अच्छी चिकित्सा सुविधाएं आर्थिक दृष्टि से भी संपन्न होते हैं। और विकसित देश है जहाँ पर जन्म दर तो घट गई है, परंतु जो वृद्ध होती जनसंख्या वहाँ पर अधिक बढ़ रही है, क्योंकि वहाँ पर उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। अगला टॉपिक है ग्रामीण नगरीय संगठन। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय में विभाजन निवास के आधार पर होता है। यह विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दिशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में आयु लिंग संगठन, व्यावसायिक संरचना, जनसंख्या का घनत्व तथा विकास के स्तर अलग अलग होते हैं। यद्यपि ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या में अंतर करने के लिए मापदंड एक देश से दूसरे देश में भिन्न होते हैं।
सामान्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र वे होते हैं जिनमें लोग प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्रिया होती है। प्राथमिक क्रियाओं में क्या आता है, जो प्राइमरी रूप से क्या, जैसे खेती है, किसानी है, चारागाह है, और छोटे छोटे जो काम किए जाते हैं वो सब प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं, जिनमें अधिकांश कार्यशील जनसंख्या गैर प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न होती है। चित्र 3.4 कुछ चुने हुए देशों की ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन को दर्शाता है। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी और एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है। पश्चिमी देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है। तो पश्चिमी देशों में क्या है, वहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक है ग्रामीण क्षेत्रों में, जबकि नगरीय क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है। नेपाल, पाकिस्तान और भारत जैसे देशों में स्थिति इसके विपरीत है। तो यहाँ पर अधिकतर क्या होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो घर पर रहती हैं, घर के कार्य करती हैं, और पुरुष क्या करते हैं, नौकरी करते हैं या आर्थिक लाभ कमाने के लिए बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणाम स्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। कृषि भी इन विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है और यह लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। तो यहाँ पर जो मशीनीकृत कृषि है, जिस कारण से वहाँ पर ज़्यादा लोगों की आवश्यकता नहीं होती, दो चार किसान ही मिलकर के पूरी कृषि को वो कर लेते हैं। इसके विपरीत एशिया के नगरीय क्षेत्रों में पुरुष प्रधान प्रवास के कारण लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। तो एशिया के जितने भी देश हैं, अधिकतर मोस्टली देशों में नगरों में पुरुष प्रधान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आर्थिक रूप से कार्य करते हैं वो लोग। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गाँव से नगरीय क्षेत्र में प्रवास को रोकते हैं। तो महिलाएं क्यों नहीं आती हैं गांव से शहरों में? इस कारण से नहीं आती क्योंकि एक तो रहन सहन की उच्च लागत होती है, मकान नहीं मिलते लोगों के लिए, छोटी छोटी झुग्गियाँ या झोपड़ी बना करके रहने लग जाते हैं। रोजगार के अवसरों की कमी होती है क्योंकि महिलाएं अधिकतर पढ़ी लिखी नहीं होती गाँव की, तो उनके रोजगार के अवसर नहीं मिलते उनको। दूसरा, सुरक्षा की कमी भी एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। इसके बाद आता है साक्षरता। किसी देश में साक्षर जनसंख्या का अनुपात उसके सामाजिक आर्थिक विकास का सूचक होती है, क्योंकि इससे रहन सहन के स्तर, महिलाओं की सामाजिक स्थिति, शैक्षणिक सुविधाओं की उपलब्धता तथा सरकार की नीतियों का पता चलता है। तो साक्षरता के अनुसार ही सरकार की नीतियाँ निर्धारित होती हैं अधिकतर। आर्थिक विकास का स्तर साक्षरता का कारण और परिणाम दोनों ही है। भारत में साक्षरता दर 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या के उस प्रतिशत को सूचित करता है जो पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन करने की योग्यता होती है। तो ये क्वेश्चन भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में है कि जो भारत में साक्षरता दर है 7 वर्ष से अधिक आयु वाले जनसंख्या की उम्र उस प्रतिशत को सूचित करती है जो पढ़ लिख सकता है, जिसमें समझ के साथ अंकगणितीय परिकलन, मतलब जोड़ गुणा भाग थोड़ा कर सकता है, हिसाब किताब कर सकता है, तो उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, साक्षर कहते हैं। इसके बाद आता है व्यावसायिक संरचना। तो कार्यशील जनसंख्या, जो पहले ही बता चुके, 15 से 59 आयु वर्ग के लोगों को कार्यशील जनसंख्या कहा जाता है। तो ये ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन का एक ग्राफ दिया हुआ है, फिनलैंड में, कनाडा, न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, जिम्बाब्वे और नेपाल का। तो इसमें किस तरह से बताया गया कि ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पर अधिक है और नगरीय जनसंख्या कहाँ पर है। कृषि, वानिकी, मत्स्य विनिर्माण, निर्माण, व्यवसाय, परिवहन, सेवाओं, संचार तथा अन्य अवर्गीकृत सेवाओं जैसे व्यवसाय में कार्य भाग लेते हैं। कृषि, वानिकी, मत्स्य मतलब मछली पालन, तथा खनन मतलब मिनरल्स का निकालना को प्राथमिक क्रियाओं, विनिर्माण को द्वितीय क्रियाओं, विनिर्माण का मतलब होता है कि जो प्रोसेस के द्वारा जो नई चीज़ बनाई जाती है वो द्वितीय क्रियाओं में आती है। परिवहन, संचार और अन्य सेवाओं को तृतीय क्रियाओं तथा अनुसंधान और वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को चतुर्थ क्रिया के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्योंकि चैप्टर्स हैं इसके, प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय को चतुर्थ क्रियाओं के। तो प्राथमिक क्रियाओं में क्या आता है? कृषि, वानिकी, मत्स्य और खनन। और विनिर्माण वाला जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किस में आएगा? द्वितीय क्रियाओं में आएगा। परिवहन है, संचार और अन्य जो सेवाओं को तृतीय क्रियाओं में रखा गया है। और जो रिसर्च है, वैचारिक विकास से जुड़े हुए कार्य है, वो चतुर्थ क्रियाओं के रूप में आते हैं। इन 4 खंडों में कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी राष्ट्र के आर्थिक विकास के स्तर का एक अच्छा सूचक है। इसका कारण यह है कि केवल उद्योगों और अवसंरचना से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था ही द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सेक्टरों में
अधिक कर्मियों को समायोजित कर सकती है। यदि अर्थव्यवस्था अभी भी आदिम अवस्था में है तब प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न लोगों का अनुपात अधिक होगा, क्योंकि इसमें मात्र प्राकृतिक संसाधनों का उद्वहन होता है। तो पहले जो हमारे देश में प्राथमिक क्रियाएं अधिक की जाती थी, और जैसे जैसे हमारे यहाँ पर इंडस्ट्री लगने चालू हो गई तो वहाँ पर द्वितीयक तृतीयक चतुर्थक क्रियाओं को भी शामिल कर लिया गया है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है आपका। इसमें अभ्यास दिया हुआ है। अभ्यास में आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। जैसे जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं, आयु संरचना का क्या महत्व है, लिंग अनुपात कैसे मापा जाता है, इन क्वेश्चन को करना है। साथ में जनसंख्या के ग्रामीण नगरीय संगठन का वर्णन कीजिए। विश्व के विभिन्न भागों में आयु लिंग में संतुलन के लिए उत्तरदायी कारकों तथा व्यावसायिक संरचना की विवेचना कीजिए। तो ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश होता है। नेक्स्ट चैप्टर 4 चैप्टर करेंगे हम लोग, और वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो सभी बच्चे उसको ध्यान से सुनेंगे। धन्यवाद।